आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज गोरखपुर। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं किसी विषय पर चर्चा करूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि समय से उनको वीडियो प्राप्त होता रहे। व्यूअर, इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे ज्वार भाटा के उत्पत्ति के संबंध में चर्चाएं की थी। एक वीडियो हमने भेजा था, संभव है आप उसको देखे होंगे। उसी का एक दूसरा पार्ट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका विषय है ज्वार भाटा के उत्पत्ति के सिद्धांत, थियोरी ऑफ वर्जिन ऑफ ओशन टाइड्स। आइए इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। टाइड्स के थियोरियों पे हम चर्चा करें इससे पहले हम थोड़ा सा आपको टाइड्स के बारे में बता दें। हालांकि पिछला वीडियो हमने जो डांस किया था उसमें ज्वार भाटा के उत्पत्ति से संबंधित क्रियाविधि को और ज्वार भाटा के प्रकार को हमने विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया था। लेकिन थोड़ा सा हम इस संबंध में भी चर्चा कर देते हैं, यहाँ भी हम चर्चा कर देते हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख ले, वहाँ से उन तथ्यों को आप जान सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण स्थलीय भागों में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जलीय भाग उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आगे बढ़ जाता है जल, और तटों के सहारे वह ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, जिसे ज्वार कहते हैं। और पुनः चंद्रमा अथवा सूर्य जब विस्थापित हो जाता है तो वह जल पीछे की तरफ लौटता है, जिसे हम भाटा कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए टाइड्स और इब शब्द का प्रयोग किया जाता है, टाइड, ज्वार, इब, भाटा के लिए। जैसा कि आप इस वीडियो से भी समझ पा रहे होंगे कि देखिए ये चंद्रमा है, यह पृथ्वी है। जहाँ जहाँ चंद्रमा जा रहा है वहाँ वहाँ ज्वार की उत्पत्ति हो रही है। जब यह सूर्य के सामने आ जा रहा है तो ज्वार कुछ बड़ा आ रहा है। इधर इसको हम कहते हैं पोजी और पिरोजी की अवस्था में जब ये हो जाते हैं तो बड़े ज्वार आते हैं। आइए ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं, एक्चुअल में इसे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की जो संकल्पनाएं हैं यह और कुछ नहीं है। ज्वार भाटा जो आते हैं, जल ऊपर उठते हैं, पुनः पीछे लौटते हैं। इसमें क्रियाविधि, कई क्रियाविधि कार्य करती है। इन्हीं क्रियाविधियों को, जल के ऊपर उठने और गिरने की जो क्रियाविधि है, जो टेक्नोलॉजी है, इसी को समझाने का प्रयास जिन सिद्धांतों में किया गया है उन्हें ज्वार भाटा के उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इसमें सर्वप्रथम प्रयास सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 में किया गया। इन्होंने एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, संतुलन सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थियरी। इसके बाद से अन्य कई विद्वानों ने भी इससे संबंधित थियरियाँ दी हैं। आइए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। जो सबसे पहली थियरी आई थी 1687 में आइजैक न्यूटन के द्वारा, इन्होंने संतुलन सिद्धांत, जैसा कि पीछे भी हमने बताया, इक्विलिब्रियम थियरी, पुनः उसी में कुछ संशोधन करके लाप्लास ने 1755 में एक गतिक सिद्धांत, डायनेमिक थियरी का भी प्रतिपादन किया था। इसके अतिरिक्त विलियम वेवेल ने 1833 में प्रोग्रेसिव वेव थियरी, प्रगामी तरंग सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा। इसके माध्यम से इन्होंने ज्वार भाटा की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। इसी तरह से 1833 में आर.ए. हैरिस ने स्टेशनरी वेव थियरी, स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक्चुअल में आर.ए. हैरिस
का जो स्टेशनरी वेव थियरी है यह प्रोग्रेसिव वेव थियरी के विरोध में ही दिया गया था। तो आइए इसमें से कुछ सिद्धांतों पे हम चर्चा कर रहे हैं। जो पहला सिद्धांत है संतुलन सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थियरी, आइजैक न्यूटन ने 1687 में दिया था। शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा, भूगोल नहीं चाहे किसी भी विषय का हो, जो आइजैक न्यूटन का नाम न सुना हो। आइए इनकी थियरी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का जो प्रत्येक पिंड है उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, वह किसी न किसी केंद्र की परिक्रमा करता है। पृथ्वी में भी इसी तरह की घटनाएं होती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो से भी देख पा रहे होंगे कि अर्थ है, इसके चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है। चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ यह चंद्रमा और पृथ्वी दोनों सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, इसलिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का, ग्रेविटी का प्रभाव भी इन दोनों पे पड़ता है। तो स्पेशली यदि पृथ्वी के संबंध में देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर भी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, फिर उसके ऊपर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगता है, फिर उसके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगता है। तो इस तरह से पृथ्वी पे कई प्रकार की शक्तियाँ एक साथ कार्य करती हैं और इन शक्तियों के प्रभाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ऐसा न्यूटन ने माना और इसको समझाने का प्रयास किया। तो आइए पहले हम यह देख लेते हैं कि पृथ्वी पर किस किस तरह की शक्तियाँ कार्य करती हैं। इन शक्तियों के बारे में यदि हम समझ लेते हैं तो फिर जो न्यूटन की इक्विलिब्रियम थियरी है इसको समझना भी आसान हो जाएगा। आइए देखिए, पृथ्वी पर एक फोर्स लगता है जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी पर तेज़ी से घूमती है। इस घूर्णन के प्रभाव के कारण उसके सतह से जो इस तरह की वस्तुएं जो बहुत कम्पैक्ट नहीं है, पृथ्वी की सतह से बहुत कम्पैक्टली, बहुत सघन रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको वह बाहर फेंकने का प्रयास करती है। इसमें मुख्य रूप से आप पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसका वह है समुद्री जल, इसको भी वह बाहर फेंकने का प्रयास करती है, चूँकि यह उतना कॉम्पैक्ट रूप में नहीं जुड़ा है जितना स्थलीय भाग है। यह केंद्रापसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बाहर की तरफ लगता है उसको केंद्रापसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अभिकेंद्रीय बल है, जैसा कि जानते हैं कि अर्थ में ग्रेविटी है, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है सब में ग्रेविटी है और वह किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचते हैं। पृथ्वी में भी एक ग्रेविटी लगती है, पृथ्वी में भी इस तरह की शक्ति लगती है, यह भी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तीसरे तरह की इस पर शक्ति लग जाती है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स ऑफ मून एंड सन। इनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है। तो जिन स्थानों पर केंद्रापसारी बल लगता है, यदि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ जाता है तो वो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अभिकेंद्रीय बल के ऊपर लगता है तो अभिकेंद्रीय बल कम प्रभावी हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। पृथ्वी पर केंद्रापसारी बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, इन तीनों के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर एक तीसरे प्रकार का भी फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। यह बल, इसी बल को हमको विशेष रूप से समझना है। जैसे यह फोर्स इस तरह का होता है, जब किसी एक ही स्थान पर, एक ही वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं और दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं, दो दिशा से बल कार्य करते हैं, तो वहाँ एक रिजल्टेंट फोर्स उत्पन्न होता है, परिणामी बल उत्पन्न होता है। वह बल उन लगने वाले दोनों बलों से भिन्न होता है। जैसे पृथ्वी पर आप देखिए, यहाँ आप इसको समझाने का प्रयास भी किया गया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
जो ग्रीन एरो है इसके द्वारा दिखाया गया है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो घूमने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण यह बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। पृथ्वी का अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स है, यह अंदर की तरफ कार्य कर रहा है, यह इसको बाहर जाने से रोक रहा है। तीसरी प्रकार की शक्ति मून एंड सन की ग्रेविटी लग जा रही है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लग जा रहा है, जो इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। तो चंद्रमा, आप इस मॉडल से समझ भी पा रहे होंगे कि चंद्रमा यहाँ से अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी केंद्र की तरफ खींच रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यह बाहर जा रहा है। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह फोर्स न इधर लगता है न पीछे की तरफ लगता है, यह पृथ्वी के लगभग पैरेलल, पृथ्वी के लगभग उसके सतह के लगभग समतल भाग में एक फोर्स लगता है जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह रिजल्टेंट फोर्स और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण किस तरह से ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं और किस तरह से न्यूटन ने इसको समझाने का प्रयास किया। देखिए, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर, जो पृथ्वी का प्रत्येक स्थान है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रापसारी यानी अपकेंद्रीय और केंद्रापसारी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बराबर लगता है। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा चूँकि पृथ्वी का जो डायमीटर है, व्यास है, वो 12,800 किलोमीटर है, इसलिए इसकी त्रिज्या 6,400 किलोमीटर। तो केंद्र की अपेक्षा पृथ्वी के सतह पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अधिक लगता है, सूर्य अथवा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अधिक लगता है, जबकि जो इसके ठीक पीछे वाला भाग है पृथ्वी का, यह 12,800 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं लगता है या कम लगता है। तो सामने वाले भाग पे ज़्यादा फोर्स लगता है, पीछे वाले भाग पे कम फोर्स लगता है चंद्रमा का। लेकिन इन सभी स्थानों पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रापसारी बल है, वह समान लगता है। तो पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने है, यहाँ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक लग रहा है, चंद्रमा अथवा सूर्य दोनों को एक साथ में समझना है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक लग रहा है, और जो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रापसारी बल है, वह उतना ही लग रहा है जितना पीछे की तरफ या पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में लग रहा है। लेकिन तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है पृथ्वी का, वह ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, और सामने का जो जल है वह ऊपर की तरफ उठता है, आगे बढ़ता है, और यहाँ ज्वार उत्पन्न होता है। तो सामने वाले भाग में तो चंद्रमा के प्रभाव के कारण और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। लेकिन न्यूटन ने यह कहा कि जहाँ यह ज्वार उत्पन्न होता है चंद्रमा के सामने, पृथ्वी के जिस भाग में ज्वार उत्पन्न होता है उसके ठीक पीछे, जहाँ आप देख पा रहे होंगे एरो से, ठीक पीछे भी ज्वार उत्पन्न होता है। यह ज्वार कैसे उत्पन्न होता है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। आइजैक न्यूटन ने अपने इक्विलिब्रियम थ्योरी में यह समझाने का प्रयास किया कि जो चंद्रमा का प्रभाव है वह स्थलीय भागों पे जब पड़ता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थलीय भाग चूँकि कॉम्पैक्ट हैं पृथ्वी के, लेकिन जलीय भाग आगे की तरफ पड़ता है, इसलिए यहाँ ज्वार आते हैं। उस स्थान पे पृथ्वी के उस स्थान पे ज्वार आते हैं जो चंद्रमा के सम्मुख, चंद्रमा और सूर्य के सम्मुख भाग पे होता है। लेकिन पीछे वाले भाग पे क्या होता है, पीछे वाले भाग पे कई फोर्स काम करते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी समुद्र के जल को केंद्र की तरफ इकट्ठा रखना चाहती है, स्थिर रखना चाहती है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बाहर की तरफ लगता है। साथ ही साथ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी यहाँ लगता है, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी यहाँ कम दूर होने के कारण यहाँ कम प्राप्त होती है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी लगती है। तो यह दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यह दोनों विपरीत दिशाओं में लगती है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, टाइड जनरेटिंग, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल। तो यह
अंदर की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और पुनः यहाँ से चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव लगता है। इसलिए यहाँ एक रिजल्टेंट फोर्स उत्पन्न होता है, परिणामी बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो पीछे का जल है, कौन सा पीछे का जल, यानी जहाँ पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जिसके सामने चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, उसके ठीक पीछे का जो हिस्सा होता है, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स लगता है, परिणामी बल लगता है, जिसके कारण यह जल न बाहर जाता है और न अंदर स्थिर रह पाता है, बल्कि इन दोनों के बीच में एक नई दिशा अपना लेता है। पृथ्वी के तल के पैरेलल वह जल आगे की तरफ बढ़ता है। तो चूंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ से जल आगे की तरफ बढ़ता है, तो ठीक उसके पीछे जो चंद्रमा, जिस पृथ्वी के भाग के सामने चंद्रमा है, उसके ठीक पीछे यह जल आकर के इकट्ठा होता है और यहाँ का तल बढ़ जाता है, जिससे यहाँ भी ज्वार आते हैं। तो जो पीछे का ज्वार आता है वह रिजल्टेंट फोर्स के कारण आता है, जो सामने का ज्वार आता है वह पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स के कारण आता है। इस तरह से न्यूटन ने समझाने का प्रयास किया कि चंद्रमा के प्रभाव के कारण, रिजल्टेंट फोर्स के कारण पृथ्वी पर दो अभिमुख भागों पे ज्वार एक साथ आते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने वाले भाग पे और दूसरा ठीक उसके पीछे वाले भाग पे ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ न्यूटन। इस सिद्धांत में बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से समझाया गया, लेकिन कई कमियां भी रह गई हैं। जैसे न्यूटन ने यह कहा कि जल चंद्रमा के प्रभाव के कारण ऊपर उठता है, लेकिन जल एक्चुअल में वह ऊपर नहीं उठता है, उसका एक क्षैतिज संचरण ही होता है। बिना क्षैतिज संचरण का कोई जल ऊपर उठ नहीं सकता है, जिसका न्यूटन ने स्थान अपनी थियोरी में स्थान नहीं दिया। दूसरा है, जिस तरह से पृथ्वी के घूर्णन के कारण और चंद्रमा के प्रभाव के कारण न्यूटन ने ज्वारभाटा के टाइड्स के उत्पत्ति के संबंध में कारक बताया है, उस हिसाब से उत्तरी गोलार्ध से लेकर के, उत्तरी ध्रुव से लेकर के, उत्तरी जो पोल है वहाँ से लेकर के और दक्षिणी पोल को मिलाने वाली देशांतर रेखा जो होती है, उस देशांतर रेखा के प्रत्येक स्थान पर, यानी एक देशांतर के प्रत्येक स्थान पर एक साथ ज्वार आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक ही देशांतर पे कई जगह भिन्न भिन्न समयों में ज्वार आता है। इसका भी समाधान इस थियरी के द्वारा नहीं हो पाता है। जो तीसरा इनकी समीक्षा की जाती है वह यह कि इस सिद्धांत के अनुसार ज्वारीय तरंगों को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में वांछित समय से अधिक समय लगता है। यानी इस तरह से यदि गणना की जाए तो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है 27 दिन में, पृथ्वी अपनी दूरी पे 24 दिन में घूम जाती है, तो एक चक्कर 24 घंटे में पृथ्वी का घूम जाएगा, तो एक जगह 24 घंटे में ज्वार आएगा। इनकी हिसाब से यदि गणना किया जाए तो उन तरंगों को चलने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। आपने यह वीडियो देखा, संभव है कि आपको समझ में आई होगी। आप इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द ही ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित अगली थियोरी को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आपने यह वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।